छत पर लगे सितारे चमक रहे थे। वो असली बिल्कुल भी नहीं थे, बस दिखाने भर को ही थे। जिस वजह से लगाए गए थे वो तो खैर जीवन ठहर नहीं जाता कुछ होने न होने से। बगल में कार्तिक शांति से सो रहे थे। उनके दिमाग में कोई परेशान करने वाली बात नहीं थी शायद। मेरी जिंदगी में भी कुछ खास परेशानी नहीं थी, पर बेवजह सोचने की आदत थी मुझे। मेरे लिए रात बिताना बहुत मुश्किल होता था। इस नीरवता में मैं अपने विचारों को कभी रोक नहीं पाती थी। कार्तिक तो शायद जानते भी नहीं थे कि मेरी हर रात आंखों में ही गुजरती है। मैं शादी से पहले भी ऐसे ही थी। हर बात की गहराई में जाने का एक जुनून सा रहता था, पर अब तो उस जुनून ने एक आदत का रूप ले लिया था। इसीलिए अब हर कोई मुझसे कम ही बात करना पसंद करता था। यहाँ तक कि कार्तिक भी, जाने कब किस बात का क्या मतलब निकाल बैठूं मैं। इसीलिए कार्तिक भी मुझसे बात करने से डरते थे। वैसे बुरे नहीं थे कार्तिक, बस हम दोनों बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। कार्तिक को हर काम सलीके से करना पसंद था, जबकि मैं हर काम में कुछ न कुछ नया ढूंढने की कोशिश करती। उस पहली मुलाकात में ही मैं जान गई थी कि हम दोनों में काफ़ी असमानता है। तुम्हें नहीं लगता कि हम घर पर मिलते तो ज़्यादा अच्छा रहता? कार्तिक असहजता से इधर उधर देखते हुए बोले। मुझे लगा तुम मुझसे कहीं अकेले मिलना पसंद करोगे। घर पर सबके सामने शायद हिचक होगी तुम्हें। मैंने बेफिक्री से कहा। तुम मुझे तुम कहकर क्यों बुला रही हो? कार्तिक का स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया। मैंने इस ओर ज़्यादा ध्यान ना देकर एक बार फिर बेफिक्री से कहा, तुम भी तो मुझे तुम कहकर बुलाते हो। उस दिन कार्तिक के चेहरे का रंग तो बदला था, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। मैं भी अपने महिलावादी विचारों में चूर अपने हिसाब से उचित उत्तर देकर संतुष्ट हो गई। फेरों के वक्त जब पंडित जी ने मुझसे कहा कि कभी अकेले जंगल वीराने में नहीं जाओगी, तब इन्होंने हंसकर कहा, अकेले तो वैसे भी कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर सभी खिलखिला उठे। मैंने भी इसे प्यार भरा मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। उस वक्त नहीं जानती थी कि वो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उसके पीछे कार्तिक के मन में गहराई तक बैठी सोच थी। इस जमाने में भी वे औरतों को खुद से कमतर समझते थे। शादी के बाद हनीमून मनाकर जब लौटी तो खुद को हवा में उड़ता पाती थी, लेकिन इस नशे को काफूर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। रविवार की एक खुशनुमा सुबह जब मैंने कार्तिक से फिर से नौकरी ज्वाइन करने के बारे में पूछा, तो उनके रूखे जवाब ने मुझे एक और झटका दे दिया। क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? मैं तो कमा ही रहा हूँ ना। मेरी कमाई तुम्हारे लिए पूरी नहीं पड़ रही है क्या, जो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत है? कार्तिक के इस उत्तर को सुनकर मेरी आंखों के सामने पुरानी फिल्मों के खड़ूस पतियों की तस्वीरें आ गई। फिर बोली, लेकिन शादी से पहले भी तो मैं नौकरी करती ही थी। शादी से पहले तुम्हारा खर्च तुम्हारे घर वालों को भारी पड़ता होगा। वो लोग तुमको बोझ समझ रहे होंगे, इसीलिए उन लोगों ने तुमको नौकरी करने दी। लेकिन अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जैसी मेरी मर्जी होगी वैसे ही मैं तुम्हें रखूँगा। इस बारे में मुझे तुम्हारी कोई राय नहीं चाहिए। इन्होंने मुझ पर पैनी नज़र डालते हुए कहा। अपने परिवार पर की गई टिप्पणी तीर की तरह चुभ गई मुझे उनकी बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया और मैं उसे गुस्से में बोल पड़ी। मैं नौकरी खर्चा निकालने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए करती थी, और हाँ, आगे भी करूँगी। मैं भी देखती हूँ मुझे नौकरी करने से कौन रोकता है। इतना कहकर मैं वहाँ से जाने लगी, तभी पीछे से कार्तिक का ठंडा स्वर सुनाई दिया। ठीक है, करो नौकरी, लेकिन फिर मुझसे एक भी पैसे की उम्मीद मत रखना। एक पल को मेरे पैर वहीं पर ठिठक गए, लेकिन मैं स्वाभिमानी थी, इसीलिए बिना उत्तर दिए कमरे से निकल गई। अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका था हमारे बीच। कार्तिक को तो खैर वैसे भी कुछ मतलब नहीं था मुझसे, और अब मैंने भी दिमाग पर जोर डालना काफ़ी हद तक छोड़ दिया था। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते, शाम को थक हार कर खाना खाकर अपने अपने लैपटॉप में खोए रहते। उन्हें मेरी रुचि अरुचि से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो उनसे लड़ने का भी मन नहीं करता था। पहले की तरह अब हमारा झगड़ा कई कई दिनों तक नहीं चलता था।
बल्कि कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता। उसका अंत करने में अक्सर मैं ही आगे रहती। मुझे अब कार्तिक से बहस करने का कोई औचित्य नज़र ही नहीं आता था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने कार्तिक के सत्तावादी रवैये से हार मान ली थी। उसकी हर बात का जवाब देने में अब मुझे आनंद आने लगा था। उस दिन कार्तिक की बहन रितिका के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। उन्होंने मुझे शाम को जल्दी घर आने को कहा। वे अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मैंने सपाट स्वर में उत्तर दिया, मुझे ऑफिस में देर तक काम है, तुम चले जाना। अरे पर मैं अकेले कैसे जाऊंगा, वहाँ लोग क्या कहेंगे? वे थोड़ा सा परेशान होकर बोले, वही जो हर बार मेरे अकेले जाने पर मेरे घर वाले कहते हैं। इतना कहकर मैं जोर से दरवाज़ा बंद कर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। आंखों में आंसू थे, पर इनके कारण मैं कार्तिक के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। उन्हें कभी एहसास नहीं होता था कि वे क्या गलत कर जाते हैं। उन्हें इस तरह वक्त बेवक्त सुनाकर मुझे लगता था कि शायद उन्हें समझा पाऊँ कि उनके व्यवहार में क्या कमी है। लेकिन बेरुखी का जवाब बेरुखी से देना फासला ही बढ़ाता है। कभी कभी लगता कि कार्तिक को प्यार से समझाऊं। कई बार कोशिश भी की, लेकिन रिश्ते में मिठास बनाए रखने का प्रयास दोनों ओर से होता है। एक मौका मिला था मुझे सब कुछ ठीक करने का, तभी आंखें भर आईं। पलक मूंद कर कार्तिक के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को फिर से याद करने लगी। कार्तिक, मैंने लड़खड़ाते हुए उन्हें पुकारा। हाँ बोलो कार्तिक, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वे अब भी अपने लैपटॉप में खोए थे। कार्तिक, मेरे मुंह से मारे घबराहट के कुछ निकल ही नहीं रहा था कि पता नहीं कार्तिक क्या प्रतिक्रिया देंगे। बोलो भी नायरा, क्या बात है? आखिरकार उन्होंने लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाकर मेरी तरफ देखा। कार्तिक, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैंने कार्तिक से नज़रें चुराते हुए कहा। सच? उन्होंने झटके से लैपटॉप को हटाते हुए खुशी से कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। कार्तिक के चेहरे पर इतनी खुशी मैंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है नायरा। इस बात पर तो मिठाई होनी चाहिए भाई। और फिर उन्होंने मेरा माथा चूम लिया। उस रात काफ़ी वक्त के बाद अपने रिश्ते की गर्माहट मुझे महसूस हुई। उस रात कार्तिक कुछ अलग ही थे, रोजाना की तरह रूखे नहीं थे। मुझे तो लगा था कि कार्तिक ये खबर सुनकर खुश नहीं होंगे। हर दूसरे दिन वे पैसे की तंगी का रोना रोते थे, जबकि हम दोनों की ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ही घर में आ रहा था। उनकी इस परेशानी का कारण मुझे समझ नहीं आता था। उस पर घर में नए सदस्य के आने की बात मुझे उन्हें और अधिक परेशान करने वाली लगी। लेकिन कार्तिक की प्रतिक्रिया से मैं खुश थी, बहुत खुश। ऐसा लगता था कार्तिक बदल गए हैं। रोज़ मेरे लिए नए नए उपहार लाते, चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाते, मेरे खाने पीने का वे खुद ख्याल रखते। ऑफिस के लिए लेट हो जाना भी उन्हें नहीं अखरता। मुझे नाश्ता कराकर दवा देकर ही ऑफिस के लिए निकलते थे। अक्सर मेरी और अपनी माँ से मेरी सेहत को लेकर सलाह लेते। मेरे लिए ये सब नया था, सुखद भी। कार्तिक ऐसे भी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। उनका उत्साह देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुझे तुम्हारी तरह एक प्यारी सी लड़की चाहिए, एक रात कार्तिक ने मेरे बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। लेकिन मुझे तो लड़का चाहिए, ताकि ससुराल में पति का रौब ना झेलना पड़े उसे। मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा। अच्छा, और अगर वो घर जवाई बन बैठा तो? कार्तिक ने इतना कहते ही हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मजाक तक ठीक है कार्तिक, लेकिन माँ जी तो बेटा ही चाहेंगी ना? मैंने थोड़ी गंभीरता से पूछा। तुम माँ की चिंता न करो, उन्होंने ही तो मुझसे कहा है कि उन्हें पोती ही चाहिए। दरअसल माँ जी अपने स्वामी के आदेशों का पालन कर रही थी। स्वामी का कहना था कि लड़की होने से कार्तिक को तरक्की मिलेगी। इस स्वामी के पास एक दो बार माँ जी मुझे भी लेकर गई थी। मुझे तो वो हर बाबा की तरह ढोंगी ही लगा। उसका ध्यान भगवान में कम, अपनी शिष्याओं में ज़्यादा लगा रहता था। वहाँ का माहौल भी मुझे कुछ अजीब ही लगा।
लेकिन माँ जी की आस्था को देखते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। घर के हर छोटे बड़े काम में पहले स्वामी से पूछना इस घर की रीत थी। अब स्वामी जी ने कह दिया कि घर में बेटी ही आनी चाहिए। माँ बेटा दोनों दोहराते रहते। माँ जी मेरी डिलीवरी के 3 महीने पहले ही आ गई थी। उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाने की सोच रही थी, पर कार्तिक ने मना कर दिया। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा नायरा? उन्होंने कहा। अब मुझे माँ बेटे के व्यवहार पर कुछ शक सा होने लगा था। मेरा ये शक कुछ ही दिन बाद सही भी साबित हुआ। ये सितारे किस लिए कार्तिक? पूरा 1 घंटा मुझे इंतजार कराने के बाद ये सरप्राइज दिया था कार्तिक ने। रिया के लिए और किसके लिए जान? रिया नाम पसंद किया था कार्तिक ने हमारी होने वाली बेटी के लिए, और रिया की जगह राज हुआ तो? मैंने फिर चुटकी लेते हुए कहा, हो ही नहीं सकता, स्वामी जी ने कहा है तो बेटी ही होगी। मैंने उनकी बात सुनकर अविश्वास से सिर हिलाया। और हाँ, स्वामी से याद आया कि कल हम सबको उनके आश्रम जाना है। उसने तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, उन्होंने कहा। मैं चुपचाप लेट गई। मेरे लिए इस हालत में सफ़र करना बहुत मुश्किल था। स्वामी का आश्रम घर से 50 किलोमीटर दूर था और इतनी देर तक कार में बैठे रहना मेरे बस का नहीं था। कार्तिक और उनकी माँ से बहस करना बेकार था। मेरी कोई भी दलील उनके आगे नहीं चलने वाली थी। अगले दिन सुबह 9 बजे हम आश्रम पहुँच गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जश्न की तैयारी थी। स्वामी ने आज हमारे लिए खास पूजा की तैयारी की है, माँ जी ने बताया। कुछ ही देर में हवन पूजा शुरू हो गई। इतनी तड़क भड़क मुझे नौटंकी लग रही थी। पता नहीं कार्तिक से कितने पैसे ठगे होंगे इस ढोंगी ने। कार्तिक तो समझदार है ना, लेकिन नहीं, जो माँ ने कह दिया वो काम आंखें मूंद कर करते जाना है। पूजा खत्म होने के बाद स्वामी ने सभी को चरणामृत और प्रसाद दिया। उसके बाद उसके प्रवचन शुरू हो गए। उन बोझिल प्रवचनों ने मुझे नींद आने लगी थी। मैं कार्तिक को जब ये बताने लगी तो माँ जी बीच में ही बोल पड़ी, नींद आ रही है तो यहीं आराम कर लो ना, बहुत शांति है यहाँ। नहीं माँ जी, मैं घर जाकर आराम कर लूँगी, मैंने संकोच से कहा। अरे ऐसे वक्त में सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मैं अभी स्वामी से कहकर इंतजाम करवाती हूँ। 5 मिनट में ही स्वामी की 2 शिष्याएं मुझे विश्राम कक्ष की ओर ले चलीं। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। बिस्तर पर लेटते ही कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो सिर भारी लग रहा था। कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैंने हल्के से आवाज़ देकर कार्तिक को बुलाया। शायद वे कमरे के बाहर ही खड़े थे। आवाज़ सुनते ही आ गए। अभी हम आश्रम से कुछ ही मीटर की दूरी पर आए थे कि मेरे पेट में जोर का दर्द उठा। मुझे बेचैनी हो रही थी। कार्तिक के चेहरे पर जहाँ परेशानी थी, वहीं माँ जी मुझे धैर्य बंधाने की कोशिश कर रही थी। मुझे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की चिंता हो रही थी। कब अस्पताल पहुँचे, उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। शाम को माँ जी मुझसे मिलने आई, लेकिन मेरी नज़रें कार्तिक को ढूंढ रही थी। वो किसी काम में फंस गया है, कल सुबह आएगा तुमसे मिलने, माँ जी ने झिझकते हुए कहा। मगर कार्तिक अगली सुबह नहीं आए। अब तक मैं ये तो जान ही चुकी थी कि मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ, लेकिन उसका कारण नहीं समझ पा रही थी। ना तो मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर थी और ना ही कोई मानसिक परेशानी थी। मुझे कोई चोट भी नहीं पहुँची थी। फिर वो क्या चीज़ थी जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया? 2 दिन बाद कार्तिक मुझसे मिलने आए। न जाने क्यों मुझसे नजरें चुरा रहे थे। पिछले कुछ महीनों का दुलार स्नेह सब गायब था। माँ जी के व्यवहार में भी एक अजीब सी झिझक मुझे हर पल महसूस हो रही थी। खैर, मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ ही दिन बाद माँ जी चली गईं, लेकिन मेरे और कार्तिक के बीच की खामोशी गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद मुझसे ज़्यादा कार्तिक उस बच्चे को लेकर उत्साहित थे। कई बार मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नाराज़गी को लेकर मुंह नहीं खोला। उस दिन से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला था। एक ही घर में हम 2 अजनबियों की तरह रह रहे थे।
अब ना तो कार्तिक का गुस्सैल रूप दिखता था और ना ही स्नेहिल। अजीब से कवच में छिप गए थे कार्तिक। अचानक आई तेज खांसी ने मेरी विचार श्रृंखला को तोड़ दिया। पानी पीने के लिए उठी तो छाती में दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। पानी पी पी कर जैसे तैसे रात काटी। सुबह उठी तब भी बदन में हरारत हो रही थी। बिस्तर पर पड़े रहने से और बीमार पड़ूंगी, ये सोचकर उठ खड़ी हुई। कार्तिक के लिए नाश्ता बनाते वक्त भी मैं खांस रही थी। तुम्हें काफ़ी दिनों से खांसी है, पूरी रात खांसती रहती हो, नाश्ते की टेबल पर कार्तिक ने कहा। उनकी आवाज़ सुनकर मैं लगभग चौंक पड़ी। पिछले कुछ दिनों से उनकी आवाज़ ही भूल चुकी थी मैं। बस मामूली सी ही है, ठीक हो जाएगी, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कितनी थकी हुई लग रही हो तुम, कितनी रातों से नहीं सोई हो। कार्तिक ने माथा छूकर कहा। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन कार्तिक, मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक नाश्ता बीच में ही छोड़कर खड़े हो चुके थे। गाड़ी चलाते वक्त कार्तिक के चेहरे पर फिर से वही परेशानी, मेरे लिए चिंता दिख रही थी। मेरा बीमार शरीर भी उनकी इस फिक्र को महसूस कर आनंदित हो उठा। जांच के बाद डॉक्टर ने कई टेस्ट लिख दिए। इधर कार्तिक मेरे लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, उधर मैं उनकी इस भाग दौड़ पर निहाल हुए जा रही थी। सुई के नाम से ही घबराने वाली मैं ब्लड टेस्ट के वक्त जरा भी नहीं कसमसाई। मैं तो पूरा वक्त बस कार्तिक को निहारती रही थी। मेरी रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। कार्तिक मुझे लेकर घर आ गए। ऑफिस में फ़ोन करके 3 दिन की छुट्टी ले ली। मेरे ऑफिस में भी मेरे बीमार होने की सूचना दे दी। कितने दिन ऑफिस नहीं जाओगे कार्तिक, मैं घर का काम कर तो सकती हूँ। कार्तिक को चाय बनाते हुए देख मैं सोफे से उठने लगी। चुपचाप लेटी रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे झिड़कते हुए कहा। अच्छा बाबा, मुझे काम मत करने दो, माँ जी को बुला लो, मैंने सुझाव दिया। कुछ देर तक कार्तिक ने अपनी नज़रें नहीं उठाई, फिर दबे स्वर में कहा, नहीं, माँ को बेवजह परेशान करने का कोई मतलब नहीं है, मैं बाई का इंतजाम करता हूँ। बाई? कार्तिक ठीक तो है, मैंने सोचा। एक बार जब मैंने झाड़ू पोछे के लिए बाई का जिक्र किया था तो कार्तिक भड़क उठे थे। बाइयाँ घर का काम बिगाड़ती हैं। आज तक तो तुम्हें घर का काम करने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई थी, अब अचानक क्या दिक्कत आ गई? कार्तिक, तुम्हें पता है ना, मुझे सर्वाइकल पेन रहता है, दर्द के कारण रात भर सो नहीं पाती। मैंने बहुत जिद की। देखो नायरा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि घर में बाई लगा सके, उन्होंने अपना रुख नर्म करते हुए कहा। मगर मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, अतः बोली, अरे उसकी तनख्वाह मैं अपने पैसों से दे दूंगी। मेरी बात सुनते ही कार्तिक का पारा चढ़ गया। बोले, अच्छा अब तुम मुझे अपने पैसों का रौब दिखाओगी? नहीं कार्तिक, ऐसा नहीं है, मैंने सकपकाते हुए कहा। इस घर में कोई बाई नहीं आएगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो माँ को बुला लेंगे, उन्होंने करवट लेते हुए कहा। आज वही कार्तिक माँ जी को बुलाने के बजाय बाई रखने पर जोर दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों से कार्तिक सिर्फ मुझसे ही नहीं, माँ जी से भी कटने लगे थे। अब तो माँ जी का फ़ोन आने पर भी संक्षिप्त बात ही करते थे। कहाँ क्या गड़बड़ थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। अपना बच्चा खोने के कारण मुझे कसूरवार मानकर रूखा व्यवहार करना समझ आता था, लेकिन माँ जी से उनकी नाराज़गी को मैं समझ नहीं पा रही थी। अगली सुबह अस्पताल जाने से पहले ही माँ जी का फ़ोन आया। कार्तिक बाथरूम में थे तो मैंने ही फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ नायरा, कैसी हो बेटा? मेरी आवाज़ सुनते ही माँ जी ने पूछा। ठीक हूँ माँ जी, आप कैसी हो? मैंने पूछा। बस बाबा की कृपा है बेटा, कार्तिक से बात कराना जरा। तभी कार्तिक बाथरूम से निकल आए तो मैंने मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया। उनकी बातचीत से तो नहीं, लेकिन इनके स्वर की उलझन से मुझे कुछ अंदेशा हुआ। क्या हुआ माँ जी, किसी परेशानी में है क्या? कार्तिक के फ़ोन काटने के बाद मैंने पूछा। अरे उन्हें कहाँ कोई परेशानी हो सकती है, उनकी रक्षा के लिए तो दुनिया भर के बाबा हैं ना, उन्होंने कड़वाहट से उत्तर दिया।
वो उनकी आस्था है कार्तिक, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है। उनका ये विश्वास तो सालों से है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ अब तक तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। अब अचानक क्या हुआ? मैंने शांत स्वर में पूछा। ऐसी आस्था किस काम की नायरा, जो किसी की जान ले ले? उन्होंने बहुत ही नम स्वर में कहा। मैं अचकचा गई। जान? माँ जी किसी की जान थोड़े ही ले लेंगी कार्तिक। तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। माँ नहीं, लेकिन उनकी आस्था एक जान ले चुकी है। कार्तिक का स्वर बहुत ही गंभीर था। वे सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे। उन आंखों का दर्द मुझे आज नजर आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी चुप थी। मैं नहीं चाहती थी कि कई महीनों से जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो सच बनकर मेरे सामने आए। मेरी खामोशी भांपकर कार्तिक ने कहना शुरू किया। हमारे बच्चे का गिरना कोई हादसा नहीं था नायरा, वो माँ जी की अंधी आस्था का नतीजा था। मैं भी अपनी माँ के मोह में अंधा होकर वही करता रहा जो वे कहती थीं। उस दिन जब हम स्वामी के आश्रम गए थे तो तुम्हें बेहोश करने के लिए तुम्हारे प्रसाद में कुछ मिलाया गया था, ताकि जब तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच हो तो तुम्हें पता ही ना चले। माँ और मैं स्वामी के पास बैठे थे। वहाँ क्या हो रहा था उसकी मुझे भनक तक नहीं थी। थोड़ी देर बाद स्वामी ने माँ से कुछ सामान मंगाने को कहा। मैं सामान लेने बाहर चला गया। जब तक वापस आया तुम होश में आ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ तुम जानती हो। कार्तिक का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। लेकिन कार्तिक, इसमें माँ जी कहाँ दोषी हैं? तुम केवल अंदाज के आधार पर उन पर आरोप कैसे लगा सकते हो? मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा। मेरा दिल अब भी माँ जी को दोषी मानने को तैयार नहीं था। कार्तिक खुद को संयमित करके फिर बोलने लगे। ये मेरा अंदाजा नहीं है नायरा। जिस शाम तुम अस्पताल में दाखिल हुई, मैंने माँ को स्वामी को धन्यवाद देते हुए सुना। उनका कहना था कि स्वामी की कृपा से हमारे परिवार के सिर से काला साया हट गया। मैंने माँ से इस बारे में खूब बहस की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि माँ हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर सकती हैं। अब कार्तिक मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मेरी आंखें जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूट गया हो। लड़खड़ाती हुई आवाज में मैंने पूछा, लेकिन क्यों कार्तिक? सब कुछ तो उनकी मर्जी से हो रहा था। क्या स्वामी के मुताबिक मेरे पेट में लड़की नहीं थी? कार्तिक मुझे निशब्द ताकते रहे, फिर अपनी आंखें बंद करके बोलने लगे। वो लड़की ही थी नायरा, वो हमारी रिया ही थी। हमने उसे गवा दिया। एक बेवकूफ़ी की वजह से वो हमसे बहुत दूर चली गई। कार्तिक अब फूट फूट कर रो रहे थे। इतने दिनों में जो दर्द उन्होंने अपने सीने में दबा रखा था वो अब आंसुओं के जरिए निकल रहा था। पर माँ जी तो लड़की ही चाहती थी ना, और स्वामी जी ने भी यही कहा था। मैं अब भी असमंजस में थी। माँ कभी लड़की नहीं चाहती थी नायरा। तुम सही थी, उन्होंने हमेशा एक लड़का ही चाहा था। जब से स्वामी ने हमारे लिए लड़की होने की बात कही थी तब से वे परेशान रहती थी। वे अक्सर स्वामी के पास अपनी परेशानी लेकर जाने लगी। स्वामी माँ की इस कमजोरी को भाप गया था। उसने पैसे ऐंठने के लिए माँ से कह दिया कि अचानक ग्रहों की स्थिति बदल गई है। इस खतरे को सिर्फ और सिर्फ एक लड़के का जन्म ही दूर कर सकता है। उसने माँ से एक अनुष्ठान कराने को कहा ताकि हमारे परिवार में लड़के का जन्म सुनिश्चित हो सके। माँ को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने मुझे इस बात की कानों कान खबर नहीं होने दी। पूजा वाले दिन जब मैं आश्रम से बाहर गया तो स्वामी और उनके शिष्यों ने तुम्हारे भ्रूण की जांच की तो पता चला कि वो लड़की थी। अब स्वामी को अपने ढोंग के साम्राज्य पर खतरा मंडराता हुआ प्रतीत हुआ। तब उसने माँ से कहा कि ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली है। अब अगर बच्चा नहीं गिराया गया तो परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ ने अनहोनी के डर से हामी भर दी। एक ही पल में हमने अपना सब कुछ गवा दिया। कार्तिक ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। मैं तो जैसे जड़ हो गई। वे एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती थी? उस बच्चे में उनका भी खून था। वे उसका कत्ल कैसे कर सकती थी?
और वो ढोंगी बाबा सिर्फ पैसों के लिए किसी मासूम की जान ले लेगा। माँ तुम्हें अब भी उस ढोंगी बाबा के पास चलने को कह रही थी। मैंने अविश्वास से पूछा। नहीं, अब उन्होंने कोई और चमत्कारी बाबा ढूंढ लिया है, जिसके प्रसाद मात्र के सेवन से सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या माँ जी की आंखों से स्वामी की अंधी भक्ति का पर्दा हट गया? मैंने पूछा। कार्तिक गंभीर हो गए। नहीं, उन्हें मजबूरन उस ढोंगी की भक्ति त्यागनी पड़ी। वो ढोंगी स्वामी अब जेल में है। जिस रात मुझे उसकी असलियत पता चली, मैं धड़धड़ाता हुआ पुलिस के पास जा पहुंचा। अपना बच्चा मारने वाले को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अगली सुबह पुलिस ने आश्रम पर छापा मारा तो लाखों रुपयों के साथ साथ सोनोग्राफी मशीन भी मिली। उसे और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस ढोंगी को उसके अपराध की सजा दिलाने में व्यस्त होने के कारण ही कुछ दिन मैं तुमसे मिलने अस्पताल नहीं आ पाया था। उफ, कार्तिक कहकर मैं उनसे लिपट गई। अब तक रोकी हुई आंसुओं की धारा विरल बह निकली। कार्तिक का स्पर्श मेरे अंदर भरे दुख को बाहर निकाल रहा था। आप इतने वक्त से मुझसे नजरें क्यों चुराते रहे फिर? मैंने थोड़ी देर बाद सामान्य होकर पूछा। मुझे तुमसे नजरें मिलाने में शर्म महसूस हो रही थी। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी। पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं माँ के बेतुके आदेशों का आंख मूंद कर पालन करता रहा। मुझे अपने आप को सजा देनी ही थी। उनके स्वर में बेबसी साफ झलक रही थी। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर कार्तिक के सीने पर टिका दिया। शाम के वक्त हम अस्पताल से रिपोर्ट लेकर लौट रहे थे। मुझे टीबी थी। डॉक्टर ने समय पर दवा और अच्छे खान पान की पूरी हिदायत दी थी। कार में एक बार फिर चुप्पी थी। कार्तिक और मैं दोनों ही अपनी उलझन छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कार्तिक के फ़ोन की घंटी बजी। माँ का फ़ोन था। कार्तिक ने कार रोककर फ़ोन स्पीकर पर कर दिया था। माँ जी बिना किसी भूमिका के बोलने लगी। मैं ये क्या सुन रही हूँ कार्तिक? नायरा को टीबी है। अस्पताल में रितिका का फ़ोन आने पर कार्तिक ने उसे अपनी परेशानी बताई थी। शायद उसी से माँ को मेरी बीमारी के बारे में पता चला था। पहले अपशगुनी बच्चा और अब टीबी। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लड़की हमारे परिवार के लिए परेशानियाँ खड़ी कर देगी। कार्तिक का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, माँ, नायरा को मेरे लिए आपने ही ढूंढा था। तब तो आपको उसमें कोई ऐब नज़र नहीं आया था। इस दुनिया का कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए अपशगुनी नहीं हो सकता। माँ जी का स्वर थोड़ा नर्म पड़ गया। पर बेटा, नायरा की बीमारी, मैं तो कहती हूँ कि उसे एक बार बाबा जी का प्रसाद खिला लाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक गुस्से में कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन मैंने हल्के से उनका हाथ दबा दिया। अतः थोड़े शांत स्वर में बोले, अब मैं अपनी नायरा को किसी ढोंगी बाबा के पास नहीं ले जाने वाला, और आपके लिए भी बेहतर यही होगा कि आप भी इन सब चक्करों से दूर रहो। नायरा को ये बीमारी उसकी शारीरिक कमजोरी के कारण हुई है। इतने वक्त तक वो मेरी उपेक्षा का शिकार रही है। वो आज तक एक बेहतर पत्नी साबित होती आई है, लेकिन मैं ही हर पल उसे नकारता रहा। अब उसे अपना पति का फर्ज निभाना है। उसका अच्छी तरह ख्याल रख, उसे जल्द से जल्द ठीक करना है। माँ जी फ़ोन काट चुकी थी। कार्तिक और मैं न जाने कितनी देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। घर लौटते वक्त कार्तिक को बार बार प्यार भरी नज़रों से मुझे देखना मुझ में नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। हमारी ज़िंदगी में ना तो रिया आ सकी और ना ही राज, लेकिन हमारे रिश्ते में मिठास भरने के प्रयासों की रिया शीघ्र ही होगी, इसका आभास मुझे तो हो रहा था। कार्तिक अब मेरा बहुत ही ध्यान रखते थे। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। अब मैं धीरे धीरे करके ठीक हो रही थी और कुछ समय के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। अब हमारी ज़िंदगी में कोई गम नहीं था। हमारी ज़िंदगी बहुत ही हंसी खुशी से कट रही थी। बस अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो एक बच्चे की। और फिर 3 सालों के बाद भगवान ने हमारी सुन ली और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम हम दोनों ने रिया रखा। रिया को वापस पाकर
कार्तिक और मैं बहुत ही खुश थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।